नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएस की पेडागोजी क्लास नंबर 2 होने वाली है। और ये जो क्लास है उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिसमें ईबीएस पूछा जाता है, जैसे सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट या फिर कोई भी अदर स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो जहाँ पे ईबीएस पूछा जाता है अच्छे खासे नंबर में। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास आपको तभी फ़ायदा देगी जब आप इसको अंत तक देखेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये क्लास PYQ बेस्ड वन लाइनर फॉर्म में आज हम लेंगे। पहले वाली क्लास भी हमारी वन लाइनर फॉर्म ही थी और वो सारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों के वन लाइनर हमने क्रिएट किए हुए थे। तो उसी प्रकार ये भी क्लास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलता है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप है? तो जलवायु संबंधी। जिन विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थितियों के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी डैश के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वे सभी आते हैं। हमारे अपने प्राकृतिक पर्यावरण में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में डैश सम्मिलित कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान को आप सम्मिलित कर सकते हैं अगर आपको अपने पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों का पता करना हो। तो वह देश जो अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभावित है तो उसका नाम है नॉर्वे। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वनीकरण के कारण ये घटनाएं नियमित होती हैं। तो जैसे मृदा अपरदन हो गया, मृदा सर्पण हो गया और भूस्खलन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो घटनाएं हैं नियमित तौर पे ही होती हैं। वहाँ एक तरह से नॉर्मल सा ही होता है ये सब, क्योंकि डेली की बात सी होती है वहाँ पे। पर्यावरणीय अध्ययन में गणित इस प्रकार भूमिका निभाता है। तो घटकों की भी संतुलन स्थापित करने में और आंकड़ों को प्रस्तुत करने में जो है मैथ अपनी भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से व्यापक खेती की जाती है। तो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन, तो चाइना में। पर्यावरण विषय का अध्ययन, पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की इन शाखाओं से संबंधित माना जाता है। तो आपका कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, ये 3 साइंस की ब्रांचेस हैं जहाँ से आपका पर्यावरण विषय का संबंध माना जाता है। जी टेलर ने मानव प्रजातियों को विभाजित किया था। तो 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में इन्होंने मानव प्रजाति को डिवाइड किया था। बोलता है, मानवों को शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है। कह रहा है कि मानवों की शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है। कौन करता है? तो आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव और आपकी हेरिडिटी यानी कि आपका आनुवांशिक प्रभाव। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मूल संकल्पना का हिस्सा नहीं माना जाता। तो जनसंख्या संक्रमण ये इसका हिस्सा नहीं माना जाता। आगे चलते हैं। बोलता है, वह विधि जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। तो दत्त कार्य विधि। वह राज्य जिसमें एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। तो आपका हो जाएगा वो राज्य हरियाणा। वह विधि जिसके द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। तो संश्लेषण विधि में क्या करते हैं आप, जो भी आपको ज्ञात होता है चीज़ उसके द्वारा आप अज्ञात की तरफ बढ़ते हो। किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो निगमन विधि में आपको ये किया जाता है कि पहले आपको नियम बता देंगे, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। आगमन विधि जो है नियमन विधि की बिल्कुल उल्टी होती है। आगमन विधि में पहले आपको उदाहरण बताए जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसके नियम पे पहुंचते हो। बोलता है, बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए, बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
यह कथन है आपके स्पेंसर जी का। आगे बढ़ते हैं। बोलता है अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये प्रतिपादन किया था ह्यूरिस्टिक विधि का। बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे तो रूसो। शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को सम्मिलित करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री थे तो हेनरिक कुक। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि डैश मिनट की होती है तो 36 मिनट की जो है आपका माइक्रो टीचिंग का जो है पीरियड होता है। टोली शिक्षण विधि का एक मुख्य उद्देश्य है तो टोली शिक्षण विधि का जो एक मेन पर्पस है वो है आपका प्रभावी और सतर्क अनुदेशन सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे डैश क्या होगा, विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ठीक बात है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है तो बालकों को सिखाने में खेल का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री होती है। यह कथन की सार्थकता है क्योंकि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है तो इसलिए वो क्या होता है, एक सार्थकता होती है उसमें। आगे बोलता है आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे तो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं आप केवल आप ही हो वहाँ पे पढ़ाने वाले, तो आप कक्षाओं में पढ़ाने के लिए क्या करोगे, तो अभिक्रमित अनुदेशन का यूज़ करोगे। कौन से अनुदेशन का प्रयोग करोगे, अभिक्रमित अनुदेशन का। आगे बोलता है प्राथमिक स्तर पर प्रश्न शब्द के अर्थ घोतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी तो वस्तु प्रदर्शन। एक विज्ञान क्लब में शामिल नहीं किया जा सकता तो जो आपका विज्ञान क्लब है उसमें क्या शामिल नहीं कर सकते, तो रोम ऑफ क्लब को आप शामिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसका कुछ मतलब नहीं है। बोलता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए डैश उद्देश्य संबंधित नहीं है तो विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटाकर याद कर लेना। आप बच्चों को रटाकर कुछ चीज़ उनको बता ही नहीं सकते। बच्चों को आपको क्रिया करके ही दिखानी पड़ेगी तभी जाके वो समझ पाएंगे, अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। डैश ऐसा कौशल नहीं है तो निर्धारण। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन कराना चाहिए, तभी वो सीख पाएंगे और अच्छे से। ईबीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि आपको ईबीएस का बताना कि ईबीएस का क्या फुल फॉर्म है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज। आगे बढ़ेंगे। बोलता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो शिक्षक कक्ष के बड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये पर्पज़ नहीं होता। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर
एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बोलता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यानी कि बच्चे उस पढ़ाई को जो विद्यालय में पढ़ाई जा रही है ईवीएस की पढ़ाई, उसको अपने रियल लाइफ में भी जोड़ सकें। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मेन पर्पस है वो शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सं सकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। साकल्यवादी क्या है? साकल्यवादी ढंग से। तो कह रहे हैं कि शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके, तो जैसे हमने कल बताया था साइंस, कल वाली क्लास में ही बताया था, और ईवीएस को इन्होंने क्या कर दिया है, साइंस और ये सोशल साइंस को, साइंस प्लस सोशल साइंस को इन्होंने मिक्स करके क्या बना दिया, ईवीएस। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर करते हैं ऐसा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का डैश उद्देश्य नहीं है। तो इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाना चाहिए। बोलता है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये जो है स्थान दिया गया है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, तो ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो उद्देश्य है वो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है, बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोल जानना, यानी कि बच्चों को आपको परिभाषाएं और ये शब्दावली वगैरह ये याद नहीं करानी है, रट्टाफिकेशन नहीं कराना आप। ठीक है, तो ये मैं इसका पर्पस नहीं होता है। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो जो इसका उद्देश्य है वो है विद्यालय में बच्चों का जो अनुभव है उसको क्या करना है आपको, उनके बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करना है। ठीक है, तो यही इसका पर्पस होता है एनवायरमेंटल पढ़ाने का बच्चों को। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डैश को दिया जाता है, ये है पियाजे। बोलता है पौधे की विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो पौधों का अवलोकन, अगर आप पौधों का अवलोकन करोगे तो आप क्या करोगे, उसके विभिन्न भागों का शिक्षण करवा पाओगे। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में डैश कौशल का विकास होता है, तो संप्रेषण कौशल का उनके अंदर विकास होगा। आगे चलते हैं। बोलता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चे के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए उनके अनुभवों को महत्व देना चाहिए। ज्ञान एवं निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, तो अनुभव की, अवधारणा का बनाना और अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, तो इन सब की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए
प्रयास सर्वोत्तम है। तो बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ठीक है, यानी कि स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए कोई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अभी हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 और शिक्षण नीतियाँ। तो यानी कि पाठ्यचर्या और एनसीएफ 2005 की 2005 और शिक्षण नीतियों के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप डिस्कस करेंगे। बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत डैश विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है। तो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, तो इनसे जुड़ी जो है आपकी अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है। ये केवल प्राइमरी लेवल पे होता है, जब आपका साइंस और एसएसटी प्लस हो गए ईबीएस बनाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय डैश विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, शिवाय तो यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका ना दे। तो इसके सिवा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से असत्य है। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करें। तो आपको प्राथमिक लेवल पर परिभाषाओं को नहीं बताना, शब्दावलियों को नहीं बताना, और जो भी अमूर्त अवधारणाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में बांटा है। तो 6 थीमों में। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीमों में बांटा है। उनमें एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिज़ाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह डैश थीम के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका यात्रा, ट्रैवलिंग के अंदर। डैश के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है, जिससे उनका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये हो जाएगा, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत ये आ जाएगा। कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह डैश शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो व्यक्तिक भिन्नताओं का, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। आगे बात कर रहे हैं कि अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों में से डैश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अंश से पूर्ण की ओर का यूज नहीं करना चाहिए। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पहोमी मेहता ग्रहों, उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाती है। वह डैश शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर को, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का वो शिक्षण सूत्र का यूज कर रही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में गतिविधियां कराने से शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का ह्रास होता है, यानी कि नेगेटिव है ये। जो है अगर आप कक्ष में गतिविधि कराओगे तो आपको क्या करना है, उनको बाहर ले जाके गतिविधि करानी है, ठीक है, भ्रमण करवाना है, जिससे वो देख के चीज़ें सीख सकें। आगे बोलता है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। तो सौरमंडल डैश शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में ये होगा, ठीक है। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक
अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। डैश से सबसे ज़्यादा प्रयुक्त उपयुक्त होगी। तो सहयोगात्मक अध्ययन विधि जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। बोलता है भ्रमण विधि की विशेषता है। तो भ्रमण विधि में क्या होगा, जो भी आपके कक्षीय अधिगम को ये वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है तथा प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। ठीक है, तो बच्चों का जो होगा मतलब वास्तविक जीवन से जुड़ेगी, उनके अनुभव से जुड़ेगी और उनके अंदर प्रकृति के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन का उदय होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। तो ये इसका मेन पर्पस होना चाहिए। डैश विधि शिक्षार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो निगमन विधि से क्या होता है, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। यह कथन है, तो यह है कथन एलिस क्रो का। बोलता है पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये मूल्यांकन वाला। बोलता है संपूर्ण शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति के बाद डैश अनिवार्य माना जाता है, तो मूल्यांकन। आगे बोलता है शैक्षिक भ्रमण के संभावित स्थल का हिस्सा नहीं है, तो कक्षा कक्षिश का संभावित स्थल नहीं है। स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए डैश अनिवार्य माना जाता है, तो बागवानी। उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना नहीं माना जाता है, तो प्रेरणात्मकता को जो है आपका उच्च ज्ञानात्मक योग्यता का विकास करना नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है सेमिनार अनुदेशन को केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो लर्नर की यानी कि अधिगमकर्ता की। विचार विमर्श करना इस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जो है विचार विमर्श करना आधारित होता है। परियोजनाओं के निर्माण में डैश भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी एवं दोस्त के समान होती है, तो शिक्षक के समान होती है। आगे बात करेंगे। योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह कथन है, तो स्टीवेंसन का ये कथन है। किनका कथन है, स्टीवेंसन का। वह दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप का विचार प्रस्तुत किया, तो इनका नाम था रूसो। आगे बढ़ेंगे। परियोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है, तो किलपैट्रिक को परियोजना विधि का जन्मदाता माना जाता है। पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो प्रयोगात्मक कार्य का। तो ये थी आपकी EBS पेडागोजी की क्लास नंबर 2। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लें। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।